चलिए आज का लेक्चर करते हैं शुरू। बस एक बार फाइनल नोट कर दीजिए कि मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है क्या? ठीक है। मैं रैंडमली क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, मुझे जो बच्चों ने दिए हैं मैं उनको एक एक करके टेकअप कर रहा हूँ और आप बहुत ध्यान से क्वेश्चंस देखेंगे। मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोगों के डाउट है और ऐसा नहीं है किसी एक बच्चे का डाउट है दूसरे को आता होगा, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें क्योंकि मैंने उनमें से कुछ खास क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अभी मेरा टारगेट है वो 10-12 क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन हो उनको जरूर मैं एक बार करवाऊं। तो आप लोग उसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये आपके भेजे हुए ही क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। एसटीपी एनटीपी देखकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बेटा। आप में से आधे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। एसटीपी एनटीपी देखकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको पता है सिंपल इसका फंडा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, 22.4 लीटर, कोई दिक्कत नहीं। एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट completely complete combustion of 200 centimeter cube of acetylene। एसिटिलीन क्या होता है बच्चों? इथाइन होता है, C2H2 होता है। एंड what would be the volume of CO form? तो ये क्वेश्चन है। आप निराश मत होइएगा, आप सभी के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके ही आज की क्लास से उठूंगा और बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो समझने की कोशिश करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, क्या जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट एसटीपी। दो चीजें निकलवा रहा है, एक तो ऑक्सीजन पहला और दूसरा CO। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। हम पता है क्या होता है बेटा, क्वेश्चन को देख के घबरा जाता है, तौबा करने लग जाता है, क्या होगा क्या होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कितना वॉल्यूम O2 का एसटीपी पे चाहिए ताकि कंप्लीट कंबशन हो जाए किसका? एसिटिलीन, इथाइन का। अब इथाइन होता क्या है, सबसे पहले इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है। C2H2 प्लस O2, इथाइलिन का इथाइन का कंबशन है, C2H2 है, O2 है। ये है इथाइन। एसिटिलीन का दूसरा नाम इथाइन होता है, ये है इथाइन। ऑक्सीजन में कंबशन करते हैं, आपको पता है मिलता है CO2 और H2O। इसको सॉल्व करेंगे, बैलेंस करेंगे तो आप पाएंगे इधर दो लगाएंगे, दो लगाएंगे नहीं, चार हो जाएगा, फिर दो और इधर पांच। ये आ गया आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसके बाद सिंपल सीधा सा लॉजिक है, अगर आप ध्यान से देखें, C2H2 का हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? पहले पहले ऑक्सीजन निकालना है, ऑक्सीजन मतलब ये निकालना है, ये निकालना। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, इसके 2 मोल, इसके 5 मोल, 2 मोल इसके 5 मोल, तो 2 मोल C2H2 जैसे मैंने आपको सिखाया था, हर सवाल वैसे ही होगा। 2 मोल C2H2 रिक्वायर्स कितना? 5 मोल्स ऑफ O2। 2 मोल को 5 मोल की जरूरत है, तो 1 मोल को कितना होगा? ऑब्वियसली 1 मोल को कितना होगा? 5/2। 1 मोल को कितना होगा बेटा? अपना माइक म्यूट करिए। 1 मोल रिक्वायर
5/2 मोल, मतलब 5/2 चाहिए, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब कितना चाहिए? तो सीधे यहाँ पर 200 सेंटीमीटर क्यूब C2H2 रिक्वायर्स 5/2 इंटू 200, तो जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 चाहिए। आ गया, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देखें कि सर आप इधर वॉल्यूम लिख रहे हैं, तो इधर आप मोल्स मत लिखिए, इधर आप ऐसे लिख लीजिए 2 पार्ट्स या फिर 2 वॉल्यूम। एक हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 मोल 5 मोल दे रहा है, या 2 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम दे रहा है, तो एक वॉल्यूम होगा यूनिटरी मेथड से, तो एक वॉल्यूम कितना होगा? 5/2 वॉल्यूम, और 200 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? वही 5/2 इंटू 200। ऐसे यूनिटरी मेथड से करते थे, और आपका आंसर आ जाएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2। ये पहला पार्ट। अब एक और चीज भी निकलवा रहा है, क्या? वॉल्यूम ऑफ CO2। तो CO2 निकालने के लिए फिर से हम वही करेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे अभी शुरुआत में। क्या रिलेशन किस किस का बनाएंगे? रिलेशन अब बनाएंगे इसका और इसका, CO2। तो आप देखेंगे यहां से 2 पार्ट 2 मोल 4 मोल दे रहा है, तो हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 वॉल्यूम C2H2 gives 4 वॉल्यूम CO2। तो है कितना? गिवन कितना है ये, इसके नीचे लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 2 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम दे रहा है, तो एक वॉल्यूम कितना देगा? 4/2, और 200 सेंटीमीटर क्यूब कितना देगा? 4/2 इंटू 200। 200 से 100 कट गया, तो आ गया 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO। तो बहुत ही इजी सवाल, ऐसा करके हम कर सकते हैं इसको। आप 1 मिनट का पॉज टाइम दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। रिकॉर्डिंग पे मैंने इसीलिए लगा दिए क्योंकि कुछ सवाल थोड़े से डिफिकल्ट आप लोगों को थोड़े से लग सकते हैं, हल्के, ऐसे तो कोई है नहीं। तो लगे तो आप इसको तुरंत उसी क्वेश्चन को आप आराम से दोबारा देख लीजिए। दूसरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर at NTP containing 21% oxygen by volume is required to completely burn, ये हुआ एक कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन, टू कंप्लीटली बर्न 1000 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेनिंग, ये किसका क्वेश्चन था? कंटेनिंग 4% इनकम्बस्टिबल मैटर। ये किसने भेजा था बेटा, किसी को पता है? इनकम्बस्टिबल मैटर। अच्छा, याशिका, याशिका बड़ा अच्छा क्वेश्चन भेजा बेटा तुम। अच्छा हाँ याशिका, आपने नीचे नाम भी लिखा है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर एट एनटीपी कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन ऑफ वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड। पहले तो ना इस पूरी लाइन को नजरअंदाज कर दो और सिर्फ ये मानो कि ये क्या कह रहा है? ऑक्सीजन रिक्वायर कह रहा है, इस पूरे की जगह ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट निकलवा रहा है, आगे का मत पढ़ो, अभी बताऊंगा उसका मतलब क्या है। ऑक्सीजन निकालना है, 1000 ग्राम कह रहा है सल्फर है, उसमें 4% तो इनकम्बस्टिबल, मतलब 4% तो जल ही नहीं रहा। अब यार सिंपल सीधा सा लॉजिक है,
टोटल सल्फर कितना है 1000 ग्राम। इनकम्बस्टिबल मतलब जो जल ही नहीं सकता कितना है, कितना जल नहीं सकता 4%, तो 1000 का 4% कितना हो गया भाई, 20 से 20 कट गया 40 ग्राम। तो कंबस्टिबल सल्फर कितना है, मतलब जो जल सकता है। कंबस्टिबल सल्फर हो गया 1000 ग्राम में से 40 ग्राम माइनस कर दो 960 ग्राम, मतलब 4% तो कह रहा है जल ही नहीं सकता ना, तो उसको हटाओ। तो 1000 ग्राम में से आपने 4% सल्फर जो जल नहीं सकता उसको हटा दिया। तो जो जल सकता है वो कितना है 960 ग्राम। अब हमें 960 ग्राम की बात करनी है जो जल सकता है। तो कह रहा है कितना ऑक्सीजन चाहिए सल्फर को जलाने के लिए। तो अब रिएक्शन आ गई ना सल्फर को जलाने के लिए। जब भी मैंने आपको सिखाया है कंबशन की बात हो, कंबशन की बात हो तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी होती है कंबशन। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन है। सो अब सिंपल सी जैसा लॉजिक है यहाँ, कह रहा है ऑक्सीजन का निकालना है वॉल्यूम, तो इसका मतलब इसके नीचे क्वेश्चन मार्क वॉल्यूम। और सल्फर कितना दे रखा है 960 ग्राम। यही तो करते हैं हम हर बार, हर सवाल मैंने आपको ऐसे ही तो सिखाया है। अब यहाँ पे एक मोल सल्फर, अगर आप ध्यान से देखें, लेट मी टेक अनदर कलर पेन, एक मोल सल्फर को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो लिखेंगे कैसे, 1 मोल सल्फर रिक्वायर 1 मोल O2। अब तुम्हें इसको करना है मास में चेंज और इसको करना है वॉल्यूम में चेंज, कोई बात नहीं। सल्फर का मोलर मास कितना होता है 32 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं 1 मोल की जगह 32 ग्राम सल्फर रिक्वायर्स, ये आ जाएगा 22.4 लीटर। सही बात है ना भाई, 22.4 लीटर। इसको वॉल्यूम में क्यों किया, क्योंकि कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का वॉल्यूम। तो अगर 32 ग्राम सल्फर को 22.4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, तो बच्चों 960 ग्राम के लिए क्या करेंगे, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 960 ग्राम सल्फर के लिए रिक्वायर्स 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 32 इंटू 960। 22.4 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 960 इतना चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, इतना लीटर ऑक्सीजन चाहिए। इसको मैं सॉल्व करूं, रुको कैलकुलेटर से अगर कर देता हूं अभी, 22.4 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 960, ये आ जाएगा 672 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। इतना ऑक्सीजन चाहिए मुझे। ठीक है, दोबारा एक बार हमने क्या देखा, कह रहा है 1000 ग्राम सल्फर है, उसमें से 4% इनकम्बस्टिबल है, जल नहीं सकता। ठीक है भाई, तो 960 ग्राम जलेगा। जलने का हमने रिएक्शन लिख दी सल्फर की जलने की, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव SO2। उसके बाद 1 मोल सल्फर अगर 1 मोल ऑक्सीजन दे रहा है तो 32 ग्राम देगा 22.4 लीटर, क्योंकि ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। तो 960 ग्राम सल्फर को रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, 672 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे पास ऑक्सीजन आ चुका है 672 लीटर ऑक्सीजन। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं जो मेन है। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, पर अभी ये क्वेश्चन अच्छा जेई का या नीट लेवल का कैसे बनेगा, इसने आगे डाल दिया कहानी में छोटा सा ट्विस्ट। कह रहा है हमें एयर निकालना है, एयर जिसमें 21% ऑक्सीजन है। देखो ध्यान से, ये कह रहा है अभी ये तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, पर कह रहा है अगर एयर के अंदर एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है, तो इतना ऑक्सीजन के लिए कितना लीटर एयर चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हमने अभी ऑक्सीजन निकाल दिया, हमारे प्रोसेस के लिए कितना चाहिए भैया, 672 लीटर चाहिए। अब कह रहा है कितना एयर चाहिए जिसके अंदर 621% ऑक्सीजन। इसका मतलब ये कह रहा है नाउ गिवन, क्या गिवन है क्वेश्चन में, कह रहा है 21 लीटर, 21% का मतलब 21 लीटर हो गया, 100 लीटर में 21 लीटर, या 21% ऑक्सीजन का मतलब अगर मैंने एयर ले लिया 100 लीटर तो उसमें 21 लीटर हो गया। तो इसका मतलब गिवन क्या है, 21 लीटर ऑफ O2 प्रेजेंट इन 100 लीटर एयर।
तो 1 लीटर ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 21 और 672 लीटर में कितना हो जाएगा 672 लीटर ऑक्सीजन के लिए हमें चाहिए 100 डिवाइडेड बाय 21 इनटू में 672। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आता है, अभी मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं, 3200 लीटर एयर। ये बन गया कड़क क्वेश्चन, कड़क मजेदार क्वेश्चन। मैं को दोबारा इस पेज पे समझाता हूँ। कह रहा है 1000 ग्राम सल्फर है, इसमें से 4% जल नहीं सकता। हटाओ फिर, 4% मतलब 40 ग्राम जल नहीं सकता। 960 ग्राम सल्फर जल सकता। तो 960 ग्राम सल्फर को जलाने के लिए कह रहा है कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना लीटर ऑक्सीजन चाहिए। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया इसका वॉल्यूम। रिएक्शन सिंपल ऐसी से कैलकुलेट करने के बाद ऑक्सीजन मिल गया मुझे। अब फिर क्या कह रहा है, पार्ट 2 में कह रहा है अगर एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है, मतलब अगर मैंने 100 लीटर एयर ले ली तो उसके अंदर 21 लीटर ऑक्सीजन होगी, तो उस सवाल में जहां पर मेरा 672 लीटर एयर ऑक्सीजन है तो उसमें कितना लीटर एयर लगेगा भाई। तो यूनिटरी मेथड से मैंने वो भी निकाल दिया। अच्छा सवाल था कुल मिलाकर। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं क्लास की, मैं दोबारा बता दूं, और रिकॉर्डिंग का मेरा पर्पस यही है कि कुछ सवाल थोड़े से नए तरह के हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अगर उलझन आएगी, आप रिकॉर्डिंग देखकर उस क्वेश्चन को देखेंगे। अभी ये याशिका के ही डाउट्स चल रहे हैं, पर मैंने दोबारा कहा बात याशिका की या सेजल की या अनीश की शिवांगी की नहीं होगी, बात है अच्छे क्वेश्चंस की, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली जानता हूँ किसी से भी नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो आप लोगों को डबल फायदा मिल रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करने से हम लोग अपना स्कूल लेवल का चैप्टर का मूल कॉन्सेप्ट पक्का कर रहे हैं और उसके साथ साथ कॉम्पिटेटिव की एक गहरी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे टीचरों से भी ये सवाल कई बार अटक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 needed to supply sufficient oxygen। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से अलग है पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आते हैं एग्जाम्स में। sufficient oxygen for burning 112 लीटर ऑफ CO। ये क्वेश्चन दरअसल दो रिएक्शन वाले क्वेश्चन, बड़े मजेदार क्वेश्चन। जिंदगी में कुछ है ना मजेदार तो ये है भाई। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3। KClO3 कितना चाहिए, नीडेड टू सप्लाई, मतलब KClO3 हमारा क्या करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। KClO3 क्या करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई, सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा ताकि CO का कंबशन हो सके। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन हो सके। तो पहली बात ये कह रहा है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड के कंबशन की बात हो रही है, तो चलो पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कंबशन की बात करता हूं। मैंने आपको सिखाया है किसी भी चीज के कंबशन का मतलब है ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन। अगर आपको याद नहीं है तो सुन लीजिए, किसी भी चीज का कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो CO2 मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को, करेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए CO यहाँ और यहाँ 2 लगा दीजिए, वरना यहाँ पे हाफ लगा दीजिए, बातें की। तो ये बन गया। तो इसका मतलब अब कह रहा है किसकी जरूरत हमें चाहिए, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हमें ये देखना है क्वेश्चन मार्क, ऑक्सीजन कितना चाहिए, ऑक्सीजन कितना चाहिए, और दे रखा है ये 112 लीटर। ठीक है भाई, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो क्या है क्वेश्चन, जैसे करते हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्स, सारे सवाल एक ही तरीके से होंगे जो मैंने आपको सिखाए हैं। 1 मोल ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाया, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। 2 मोल CO रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ
अब इसको तुम्हें किस में बदलना है बेटा, वॉल्यूम में। क्यों वॉल्यूम में बदलना है, क्योंकि दिया ही गया है वॉल्यूम में सर, सिंपल सीधी सी बात है। मैंने कहा ठीक है भाई। अब 1 मोल में क्या होता है, 22.4 लीटर, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 22.4 लीटर। CO रिक्वायर्स, इसको मोल में ही निकालना है, इसको मोल में ही रहने दिया मैंने। तो अगर इतने लीटर 1 मोल दे रहा है तो 112 लीटर कितने देगा। तो बहुत सवाल कर चुके हैं, 100 कर चुके हैं सवाल। तो आप अगले स्टेप में क्या करेंगे सर, 112 लीटर कितने करेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4 इंटू 112 मोल ऑफ O2। ये सर ये तो सिंपल है, दोबारा एक बार बता दूं भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं एक दूसरे कलर के पेन से यहाँ पर बता रहा हूँ। इसको देखकर 2 CO मोल 1 O2 चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 22.4 लीटर देगा 1 मोल CO2। तो इतने अगर देगा तो 1 लीटर कितने देगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4 लीटर, फिर 112 लीटर कितने देगा, 1/2 इंटू 22.4 इंटू 112। ये तो सिंपल है भाई, बहुत कर चुके हैं ऐसे सवाल, इसमें कुछ नया नहीं है। आप कहोगे तुम कि सर आप कह रहे थे कुछ नया आएगा, बिल्कुल नया आएगा, अभी सुन लीजिए, इसमें कुछ नया नहीं, ये तो सिंपल है भाई। इसको अगर मैं अभी कैलकुलेटर से सॉल्व करूं तो इसमें आ जाएगा 5.5 मोल्स ऑफ O2 के आगे 2.5 मोल। लो भैया, पर O2 डायरेक्ट O2 तो नहीं कह रहा ना, कह रहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ O2, नहीं कह रहा KClO3 से कितना O2 चाहिए, KClO3 से। तो अब आया इस क्वेश्चन का पार्ट 2। ये था पार्ट 1 जिसमें हमने ऑक्सीजन के मोल्स निकाल दिए। अब आता है पार्ट 2 जिसमें हम निकालेंगे कितना KClO3 चाहिए। ऑक्सीजन कितना चाहिए निकल गया, पर वो ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं आ रहा, वो ऑक्सीजन KClO3 से आ रहा है। नाउ KClO3 कैसे टूटता है बच्चों, KCl मिलता है और O2 मिलता है। KClO3 के टूटने से KCl मिलता है और O2 मिलता है। आइस बच्चों ठाकुरे बस में ये बन गया। अब इसको बैलेंस करिए सर। बैलेंस करने के लिए भाई ये कर लिया, 2 ले लिया इधर, 2 हो गया 2, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ये हो गया। अब कह रहा है व्हाट अमाउंट, अमाउंट मतलब क्वेश्चन मार्क ग्राम, ये सिखाया मैंने आपको। और O2 यहाँ पर निकल चुका है, O2 कितना निकल चुका है, 2.5। इसके नीचे लिखेंगे 2.5 मोल्स। अब पता है ना, दोबारा उल्टा रिलेशन बनाएंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, 3 moles of O2 is given by 2 moles of KClO3। सिंपल सवाल, अब सिंपल सवाल बन गया, बस रिलेशन जरूरी था, यहां से एक चीज निकाल कर वहां डालना। तो ये 3 O2 निकल रहा है, गिवन कितने से, 2 KClO3 से, मतलब 2 KClO3 3 O2 दे रहे हैं। उल्टा रिलेशन बनाया, ऐसा सवाल करवाया मैंने आप लोगों को, एनसीईआरटी में भी एक सवाल उल्टा रिलेशन बना। तो अब 1 मोल कितना देगा, 2.5 मोल कितना, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको मोल में ही रहने देंगे एज इट इज, यस, क्योंकि मोल में चाहिए। बट इसको भाई साहब क्या करना है, मास में, तो इसका मास कर लेते हैं, KClO3 का मास देगा पेपर में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। KClO3 का मास, K का मास होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5, और एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 16 या 38, तो इसका हो गया 8 8 16 17, 17 5 22, 22 122.5 ग्राम। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, इसको 3 मोल्स O2 लिखेंगे, और उधर 2 मोल्स की जगह 2 इंटू 122.5 ग्राम KClO3 लिख देंगे, क्योंकि उसको हमें मास में कन्वर्ट करना था, क्योंकि क्वेश्चन मार्क मास चाहिए। अब सिंपल लॉजिक, यूनिटरी मेथड लगाओ, आंसर पाओ। 3 मोल को ये चाहिए, तो 2.5 मोल को कितना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 2.5 मोल। तो 2.5 मोल को कितना चाहिए, 2.5 मोल O2 के लिए हमें चाहिए 2 इंटू 122.5
डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 2.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 2.5। तो मैं कैलकुलेटर लेके बैठा हूं, उसको सॉल्व कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 204.1 लाख। ठीक है, मैं एक बार दूसरे अगले पेज पे इसको दोबारा एक बार समझा रहा हूं ध्यान से। कह रहा है 112 लीटर CO को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। बट ये ऑक्सीजन तो हमने निकाल लिया, पर ये ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं चाहिए हमें। ये ऑक्सीजन भी कहां से आ रहा है, ये ऑक्सीजन आ रहा है KClO3 से। तो पहले हमने इस रिलेशन से पता कर दिया कि कितना ऑक्सीजन चाहिए, फिर इस रिलेशन से पता कर दिया बैक मार के, बैक कैलकुलेशन करके कितना KClO3 चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए क्या? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे 2 ग्राम ऑफ सैंपल a 2 gram sample containing NaHCO3 and Na2CO3 loses 0.248 gram when heated to 300 degree Celsius. ठीक है, the temperature at which NaH3 decomposes, मतलब किसके डिकम्पोजिशन की बात हो रही है, NaHCO3, याद रखिएगा, डिकम्पोजेस, इसके डिकम्पोजिशन की बात हो रही है। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ find the composition of Na2CO3 in the mixture. ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन। अब कई बार ना हम इसको पढ़ते हैं, हमारा दिमाग चकरा जाता है, हम कहते क्या कहना चाह रहे हो भाई, क्वेश्चन में क्या है, क्या कर रहे हो। कह रहा है 2 ग्राम का सैंपल है, ठीक है, जिसमें NaHSO3 Na2CO3 है, लूजेस इतना ग्राम वो सैंपल लूज हो जाता है। कब? जब हीट किया जाता होता है ना, सैंपल किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो कम होता रहता है, रेसिड्यू बन जाता है, कम होके रेसिड्यू बन जाता है। तो कह रहा है जब NaHCO3 को डिकम्पोज करते हैं तब, तो बताओ उसमें Na2CO3 कितना है। तो बात हमें सबसे पहले ट्रिक हमें अपने आंसर की यही मिल रही है कि बात NaHCO3 के डिकम्पोजिशन की हो रही है। NaHCO3 को सोडियम, आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। NaHCO3 है, ये टूट के Na2CO3 CO2 और H2O बनाता है। ये रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हैं, बेकिंग सोडा है, ये दूसरा नाम इसका बेकिंग सोडा है, जिसके टूटने से Na2CO3 CO2 और H2 मिलता है। आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में क्लास 10th में चैप्टर 2 में केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा। इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो इसके आगे 2 है, बैलेंस हो जाएगा। अब ध्यान से अगर आप समझे मेरी बात, बेटा कह रहा है सैंपल कंटेनिंग NaH एंड Na2CO3, मतलब सैंपल में सिर्फ ये दोनों ही रहते हैं, सिर्फ ये दोनों रहते हैं, ये दोनों। इसका मतलब जब मैं इसको गर्म करता हूं तो ये बनता है,
आपको पता है CO2 तो उड़ जाता है और पानी भी इतने गर्म में भाप बन के उड़ जाती है। इसका मतलब ये दोनों तो है रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब जो बच जाता है, रेसिड्यू। और ये है उड़ने वाली आइटम, लॉस्ट होने वाली आइटम, लूज होने वाली आइटम, लूज होने वाली आइटम। लॉस, ये वाले दोनों आइटम है लॉस वाले। CO2 उड़ जाएगा, मतलब किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो इसलिए हल्का हो जाता है क्योंकि उसमें CO2 उड़ जाएगा, H2O भी उड़ जाएगा, तो बचेगा ये दो। इन दोनों की बात हो रही है, इन दोनों की बात हो रही है। तो इसका मतलब अगर मैं लिख देता हूं, अगर मैं बात करता हूं 2 मोल Na2CO3 की, ध्यान से देखो, 2 मोल Na2CO3 एक CO2 और एक H2O को लूज कर देता है। कैसे लिखो उसको? 2 मोल of NaHCO3 loses, लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है 1 मोल CO2 प्लस 1 मोल H2। अगर मैं मास की बात करूं, क्योंकि इसने ग्राम मास दे रखा है, तो 2 मोल में कितना होगा? सोडियम का मास हो गया 23, हाइड्रोजन का 1 और कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16, 16 तिया 48 ग्राम NaHCO3 लूजेस। इधर CO2 का 12 और इसका CO2 का तो पता ही है, सीधे 44 प्लस H2O का 18, इतना ग्राम लॉस्ट हुआ है। इसका मतलब इसका हो गया 23 और 1 24 और 48, तो 84 162 168 168 ग्राम NaHCO3 loses 8 4 12 62 ग्राम लूज कर रहा है, इतना ग्राम लूज कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो ऊपर। कह रहा है 0.248 ग्राम लूज हो रहा है, मतलब इसने लॉस्ट वाला दे रखा है, लॉस्ट वाला, ये वाला दे रखा है लॉस्ट वाला। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और 62 ग्राम लॉस्ट फ्रॉम 168 ग्राम NaHSO3। उल्टा करके लिखा है क्योंकि इसने लॉस्ट वाला दे रखा है क्वेश्चन, लॉस्ट, लूजेस, तो हमने उल्टा करके लिखा। अब अगर 62 ग्राम लॉस्ट हो रहा है 168 ग्राम में से, तो 0.248 ग्राम लॉस्ट होगा कितने में से? 0.248 ग्राम लॉस्ट फ्रॉम, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 168 डिवाइडेड बाय 62 इनटू में 0.248। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब अगर 62 ग्राम लूज हो रहा है, अगर इस लाइन से क्या पता लग रहा है? इस लाइन से पता लग रहा है कि 62 ग्राम लूज हो रहा है 168 ग्राम में से, तो 0.248 ग्राम लूज होगा कितने NaHSO3 में से? इसको सॉल्व करिए तो आएगा, रुकिए, NaHCO3, इतना ग्राम NaHCO3 चाहिए ताकि इतना ग्राम लूज हो सके। मतलब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में टोटल कितना था? 2 ग्राम था, तो 2 ग्राम में से इतना तो NaHSO3 ही निकल गया। और था क्या क्या सैंपल में? सिर्फ NaHSO3 और Na2CO3। इसका मतलब ये दोनों थ्री। इसका मतलब दोबारा बताता हूं, था कौन? NaHCO3 को गर्म कर रहे हैं Na2CO3 H2O CO2। इस क्वेश्चन से ये पता लगा है कि इतना कितना लॉस हो गया है, कितना लॉस हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना लॉस? 0.248। इन दोनों का मिलाकर 0.248 ग्राम दिया हुआ था। इससे मैंने ये निकाल लिया कि ये कितना बचा है, ये कितना बचा है? 0.672, नीचे निकाल दिया, ये निकाल लिया मैंने, इससे उल्टा कैलकुलेट करके इससे ये निकाल लिया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में इसका कितना कॉम्पोजिशन। बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि शुरुआत में दे रखा है टोटल बचा हुआ, ये दोनों मिलकर बचे हैं 2 ग्राम,
तो अगर मैं 2 ग्राम में से ये माइनस कर दूं तो ये निकल जाएगा। इसका मतलब अमाउंट ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट, 2 में से 0.672 ग्राम माइनस कर दो, है वो क्या ना, तो बचा 1.328। ये ग्राम हमारा, इतना ग्राम Na2CO3 बचा है, Na2CO3 बचा है। और क्वेश्चन में इसका क्या निकालना है, परसेंटेज। लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे भाई, क्या बड़ी बात है। परसेंटेज ऑफ Na2CO3, कितना Na2CO3 है, 1.328 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल कितना था, सैंपल पहले ये लिखता हूँ, गिवन मास अपॉन में टोटल मास इनटू 100। तो गिवन मास कितना निकला, 1.328, टोटल मास 2 ग्राम था, इनटू 100। इसको सॉल्व करके 66.4% ये निकलेगा। एक बार दोबारा इस सवाल को देखिएगा, बड़ा कमाल का सवाल है, बड़ा ही कमाल का सवाल है। 2 ग्राम सैंपल कह रहा है NaCO3 और Na2CO3 का था, इतना लूज हो गया जब हीट किया। The temperature at which NaCO3 decomposes। तो हमने पहले पता कर दिया भैया लॉस कितना हो रहा है, ये वाला लॉस हो रहा है। तो हमने पहले पता कर लिया भैया लॉस कितना हो रहा है, टोटल 62 ग्राम लॉस हो रहा है। जब 168 ग्राम ले रहे हैं तो 62 ग्राम लॉस हो रहा है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 62 ग्राम लॉस हो रहा है 168 ग्राम में से, तो दिया हुआ है इसमें 0.248 ग्राम लॉस। तो 0.248 ग्राम के लिए कितना चाहिए, कितना लॉस होगा, निकाल लिया भैया। फिर भैया टोटल दे रखा है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम में से उसको माइनस कर दिया तो वो निकल गया Na2CO3। फिर उसका परसेंटेज निकाल लिया, उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, 2 ग्राम उसने दे रखा था, इनटू 100। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन है 1.84 ग्राम मिक्सचर ऑफ CaCO3, इसी के टाइप का सवाल है, एंड MgCO3 was heated to a constant weight till 0.96 gram residue formed। Calculate the percentage of MgCO3 in sample। सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह का क्वेश्चन। 1 मिनट दे रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहा है 1.84 ग्राम मिक्सचर, एकदम सेम पीछे की तरह, वहां पे 2 ग्राम था, 2 ग्राम था, हीटेड टू अ कांस्टेंट वेट 0.96 ग्राम, रेसिड्यू रह गया, बस उस क्वेश्चन में था उतना लूज हो गया। इसमें रेसिड्यू खुद का मास दे रखा है, तो ये उससे आसान है, थोड़ा सा उससे आसान है। कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अगर CaCO3 और MgCO3 दोनों की बात कर रहा है, CaCO3 हो या MgCO3 हो, CaCO3 क्या बनाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और MgCO3 भी बनाता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मिलेंगे क्या, 2 CO, ये CO बनाएगा, वो MgO बनाएगा, CO2 CO तो 2 CO। अब इसमें कह रहा है कि
1.84 ग्राम मिक्सचर है, मतलब टोटल मिक्सचर है 1.84 ग्राम। तो एक बात बताओ, अगर मैं लेट कर लूं कैल्शियम है x ग्राम, तो ये कौन मुझे बताएगा? बताओ MgCO3 कितना होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ शाम में। ये दोनों मिलाकर कह रहा है 1.84 ग्राम मिक्सचर। तो मैंने अगर मान लिया कि मेरा कैल्शियम कार्बोनेट x है, तो बताओ MgCO3 कितना होगा? 1.84 माइनस x, बिल्कुल सही। अब यूनिटरी मेथड लगा दें, कि CaCO3 से कितना CO मिल रहा है। सिंपल, कितना CO मिल रहा है? क्यों? क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड मास दे रखा है। अगर आप ध्यान दो, क्या कह रहा है? 0.96 ग्राम रेसिड्यू जो बच गया। रेसिड्यू मतलब होता है जो बच गया। यहाँ पे क्या उड़ गया? CO2 उड़ गया, तो बच गया कौन? CaO और MgO। तो इन दोनों का कंबाइंड मास दे रखा है, ये दोनों मिलाकर कह रहा है 0.96। तो मैं क्या करने वाला हूं इस क्वेश्चन में, मैं निकाल लूंगा CaCO3 से कितना CN मिलेगा, फिर MgCO3 से कितना MgO मिलेगा, फिर दोनों को प्लस करके 0.96 रखने वाला हूं। तो कलात्मक क्वेश्चन है, कलात्मक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दो मैं नए कलर के पेन ले रहा हूं। पहले तो एक CaCO3 से मुझे मिल रहा है एक CaO, 1 मोल CaCO3 gives 1 मोल CaO। अब ये x सारा ग्राम में है, ग्राम, ये x ग्राम है, ये ग्राम है, ये ग्राम है। तो अगर 1 मोल है तो मास चेंज करेंगे। CaCO3 का मास कितना होता है? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 से 48, 100 ग्राम। पहले भी निकाला हुआ है तुमने, मैंने निकलवाया CaCO3 gives एक कैल्शियम का 40 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 40 और 16 कितना हो गया? 56, 56 ग्राम CaO। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं। जबरदस्त, धाकड़, अच्छे क्वेश्चंस। आप लोगों के स्कूल में भी आ सकते हैं, बहुत अच्छे, CUET में भी आ सकता है, हर जगह। तो 100 ग्राम अगर 56 ग्राम दे रहा है, तो बेटा यहाँ पर कितने ग्राम है? यूनिटरी मेथड लगाओ, आंसर पाओ। यहाँ पे कितने ग्राम है? x ग्राम। तो x ग्राम कितने देगा? x ग्राम। सारे सवालों का जनक, पिता वही है जो मैंने आप लोगों को करवाया, यूनिटरी मेथड। 3 स्टेप में सबके आंसर निकलेंगे। 56 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x, ये निकल गया 56, इतना निकल। इसको सॉल्व करके 0.56 ग्राम और 0.56 x भी निकल गया हमारा, सॉल्व, इजी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अपन, अब mg वाले पे चलते हैं थोड़ा सा। mg वाले पे चलते हैं। mg वाले में भी एक दे रखा है और निकलवा रहा है एक। तो 1 मोल MgCO3 gives 1 मोल MgO। तो mg का मास होता है 24 और 12 और 16 या 48, ये निकल जाएगा भाई साहब 84, 84। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 84 ग्राम, सेम एकदम MgCO3 gives, और इसका 24 और 16 40, 40 ग्राम MgO। तो है हमारे पास कितना? देखिए इधर, देखो इधर क्या है हमारे पास? 1.84 माइनस एक्स, 1.84 माइनस एक्स ग्राम MgCO3 कितना देगा? 40 डिवाइडेड बाय 84 इंटू में 1.84 माइनस एक्स। 40 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 1.84 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है? ये मिल गया तुम्हारा mg। ठीक है, अब फाइनल टेक क्वेश्चन का। लेट मी टेक व्हाइट कलर पेन फाइनली। और मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल सैंपल कितना है? 0.96। कहां से पता लगा? ये देखो क्वेश्चन में ये इतना रेसिड्यू बन रहा है, 0.96 ग्राम का रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब जो बच गया, रिएक्शन में क्लियर पता लग रहा है CO2 उड़ रहा है तो बच गया।
इसका मतलब रेसिड्यू कितना है भाई साहब 0.96 ग्राम। और तुम्हारा रेसिड्यू कितना निकला है? रेसिड्यू का मतलब क्या हुआ? CaO प्लस MgO का मास 0.96। इसका मतलब ये है 0.56 ग्राम, 0.56x ये रहा। और दूसरा वाला कितना है? दूसरा वाला है प्लस 40 डिवाइडेड बाय 84 इंटू में 1.84 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.96। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया, एक निकाल लिया एमजीओ, निकाल दिया सीएओ, दोनों को प्लस कर दिया। ये आ जाएगा 0.56 एक्स प्लस ये आ गया 10 4 4 धाम 10 बटे 21, 10 बटे 21 1.84 माइनस एक्स। एक सेकेंड, मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर रहा हूँ सब। इतना एक्स 0.40 इतना x इज इक्वल्स टू 1। आप इसको पूरा सॉल्व करके देखिएगा, x 1 आ रहा है। देयरफॉर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ MgCO3 निकलवा रहा है। परसेंटेज MgCO3 कितना है? MgCO3 परसेंटेज कैसे निकलेगा? परसेंटेज MgCO3 कैसे निकलेगा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में 100। अब MgCO3 का मास कितना है? चेक करो कितना मास है। 1.84 माइनस एक्स, 1.84 माइनस एक्स कितना है? 1 अपॉन में टोटल मास कितना था? 1.84 इंटू 100 मतलब 0.84 अपॉन में 1.84 इंटू 100 कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। दोबारा बताता हूं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है CaCO3 और MgCa3 दोनों का मिलाकर कह रहा है 1.84 ग्राम है। और जब ये देगा CaO देगा, MgO देगा और CO2 देगा, तो ये जो बच रहा है दोनों का मिलाकर ये 0.96 ग्राम है। तो बताओ इसमें MgCO3 कितना है? ये तो हमने बड़े चालाकी से क्या करा, हमने पहले निकाल लिया अगर ये है x तो ये है 1.4 माइनस एक्स। इससे निकाल लिया CaO कितना है, CaO निकाल लिया हमने 0.56x पर। ये निकाल लिया कितना था? 40 बटे 84 इंटू 1.84 माइनस एक्स। और टोटल मिलाकर कितना दिया हुआ है इसमें? 0.94। वहां से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इसमें डाल दी तो पता लग गया कितना MgCO3। हुई सकते सकता बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कलात्मक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम। लाइम मतलब होता है CaOH का होल ट्वाइस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम required to remove the hardness of 60,000 लीटर ऑफ वेल वाटर, कुएं का पानी, containing 16.2 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये होता है पर 100 लीटर, पर 100 लीटर।
क्वेश्चन लग रहा है तुम्हें पता नहीं क्या होने वाला है। मैं आपको बताऊं क्वेश्चन इतना इजी है एकदम। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहे हैं 100 लीटर में 16.2 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। तो 100 लीटर में केमिस्ट्री 16.2 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, CaHCO3 का होल्ड वाइज कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिख देता हूँ मैं। एक सेकंड बेटा होल्ड करिए जरा। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा, क्लियर है? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? काइंडली चेक। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल थी। चलिए कोई बात नहीं, अभी सवाल को देखते हैं। सवाल बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। कह रहा है कि 100 लीटर पानी को 100 लीटर में 16.2 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो कह रहा है। तो भैया 60,000 लीटर में कितना होगा? यूनिटरी मेथड, सब सवालों का जनक यूनिटरी मेथड।
तो 60,000 लीटर में रुकी थी तो 60,000 लीटर में कितना है 16.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60,000 इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, तो भाई 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाते हैं और 16.2 को 6 से मल्टीप्लाई 6 3 12 6 6 38 38 972 आ जाएगा 972 972 तो इसका मतलब 9720 कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। इतना ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट आ चुका है, इतना ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इतना ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम, ये कितना चाहिए टू रिमूव द हार्डनेस। तो रिएक्शन क्या होती है मैं आपको बताऊं, ये रहा कैल्शियम बाइकार्बोनेट और इसमें डाला CaOH का होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और ये है लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सॉफ्ट करता है वाटर, सॉफ्ट करता है वाटर। क्या मिलेगा 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और मिलता है 2H2 ये मिलता है। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है कैलकुलेट द अमाउंट क्वेश्चन मार्क ग्राम। देखिए मैं दूसरा कलर का पेन ले रहा हूं, हलवा सवाल क्वेश्चन मार्क ग्राम, ये पूछ रहा है लाइम कितना चाहिए। ठीक है, और ये दे रखा है 9720 ग्राम दे रखा है, तो इसमें 1 मोल में 1 मोल चाहिए। अब जैसे सिंपल करते थे बच्चों वाले सवाल, 1 मोल CaHCO3 के होल ट्वाइस को रिक्वायर्स 1 मोल CaOH का होल ट्वाइस। तो दोनों को मास में चेंज कर दो, दोनों को मास में चेंज कर दो। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मास 162 आएगा मुझे पता है, आप देख लीजिएगा 162 ग्राम रिक्वायर्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसका होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16 और एक 17, 17 दूनी 34, 34 और 40 72, 34 74। तो अगर 162 ग्राम को इतना चाहिए तो 9720 ग्राम को कितना चाहिए। सारा खेल यूनिटरी मेथड का है, एक सवाल ऐसा नहीं है जो बिना यूनिटरी मेथड के हो। इनटू में 9720 जो भी आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल था, सिंपल रियलिस्टिक क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वेट ऑफ जिंक, व्हाट weight of zinc would be required to produce enough hydrogen to reduce 8.5 gram copper oxide completely into copper। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, KClO3 वाला। KClO3 वाला क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा कि
कितना ऑक्सीजन चाहिए, पर ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं चाहिए, ऑक्सीजन KClO3 से आ रही है। यहां पर भी वही मुद्दा है, सेम कह रहा है कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ताकि वो कॉपर बन जाए और ये H2 इस O के साथ बना दे H2O। तो 8.5 ग्राम ये दिया हुआ है, पर यहां पर क्वेश्चन मार्क है, हाइड्रोजन नहीं पता, क्योंकि हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, जिंक से आ रहा है। तो ये है गेम। हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, जिंक से आ रहा है। तो पहले हमें क्या निकालना है भाई, एग्जैक्टली exactly। तो ध्यान से देखते रहो क्या करना है। हम लोग उल्टी कैलकुलेशन करेंगे। हम पता है क्या करेंगे, जिंक निकालने के लिए पहले पता करेंगे कितना हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसको, बैलेंस कर दिया रिएक्शन को, यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक है, सब वही सेम। क्या, 1 मोल CuO रिक्वायर्स 1 मोल H2। तो 1 मोल CuO का मास कितना होता है भाई, कॉपर का मास होता है 63.5 और कॉपर का मास होता है 63.5 दिया हुआ, और ऑक्सीजन का 16, तो हो गया 79.5। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 79.5 ग्राम CuO रिक्वायर्स 1 मोल H2, मतलब 2 ग्राम H2। तो 8.5 ग्राम कितना देगा, 8.5 ग्राम। यूनिटरी मेथड, सिंपल, हर सवाल मैंने उसी तरीके से करवाया है जिस तरीके से मैं हर सवाल को करवाता हूं, 3 स्टेप्स। तो 8.5 ग्राम में कितना चाहिए, 2 डिवाइडेड बाय 79.5 इंटू 8.5। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0.214, नहीं, हाँ, ग्राम H2। पता लग गया H2 कितना चाहिए, एक फेज हो गया। अब बैक, H2 से कितना जिंक चाहिए। H2 कहां से आ रहा है, जिंक से आ रहा है। जिंक से H2 कैसे आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब जिंक से रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है जिंक क्लोराइड, और यहां से मिलता है हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन आपको देगा वो, नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा जिंक से कैसे हाइड्रोजन का कनेक्शन है, देगा नहीं देगा तो आप आगे केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे, अब बैक कैलकुलेशन जैसे करते हैं। H2 कितना दिया हुआ हमारे पास, कितना है, यहां से निकाल चुके हैं, कितना, 0.214 ग्राम H2 है, और क्वेश्चन में क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है ग्राम ऑफ H2। उल्टा मतलब लिखेंगे 1 मोल H2 गिवन बाय 1 मोल Zn। 1 मोल H2 मिल रहा है 1 मोल Zn से, तो 2 ग्राम H2 मिल रहा है कितना, Zn का मास कितना होता है, 65.5 के आसपास होता है, 65.5। तो 0.214 ग्राम कितना देगा, वही सेम यूनिटरी मेथड, सेम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ही है, बस उनका थोड़ा रूप बदल दिया। डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 0.21, जो भी आएगा करके देख लेना मास। इतना ग्राम। ध्यान से देखो बेटा, कह रहा है व्हाट वेट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनफ हाइड्रोजन। तो मैंने पहले ये निकाल लिया कि कॉपर हाइड्रोक्साइड से कितना हाइड्रोजन चाहिए, फिर हाइड्रोजन से कितना जिंक चाहिए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला सवाल, याशिका आपके हो गए मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपके क्लास में भी बता दिया था शायद, है ना याशिका? हेलो, हाँ याशिका है नहीं कि क्लास में? एक सेकंड रुको, मुझे दूसरा डिवाइस से देखो। अच्छा, चलो। अब थोड़े सेजल ने मुझे अच्छे क्वेश्चंस बताए थे बेटा, बाकी बच्चे देख लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये बच्चे। Guys, sulfuric acid is generally available in market. Sulfuric acid मतलब H2SO4 is available in market as 18M, 18 मोलर। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। हाउ वुड यू प्रिपेयर, हाउ वुड यू prepare 250 ml of 0.5 m aqueous H2SO4। तो इन क्वेश्चनों में हमेशा, अगर आप ध्यान से चेक करें, इन क्वेश्चनों में क्या होता है, सबसे पहले इसने पहली मोलैरिटी दे दी M1। M1 कितनी है? 18 मोलर। फिर एक और मोलैरिटी दे दी M2, एक और मोलैरिटी 0.50 m। जब भी दो मोलैरिटी देगा ना, 99% चांस है फार्मूला होगा M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। V1 पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, और V2 कितना है? 250 ml, मतलब इसको लीटर में करेंगे अपन, 1/4 लीटर। तो अपन क्या करेंगे, इधर M1 की जगह 18 इंटू V1 इज इक्वल्स टू M2 की जगह 0.50 इंटू V2 कितना है? 1/4। तो यहां से V1 निकाल लेंगे, 0.50 अपॉन में 4 इंटू 18, जो भी आएगा आंसर लीटर्स। सेजल, आर यू देयर बेटा? ये क्वेश्चन आप ही ने पूछा था ना बच्चे? समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड एड्रेनलिन, द कंपाउंड एड्रेनलिन is released in human, is released in human in stress। स्ट्रेस में हमारे शरीर में एक कंपाउंड निकलता है एड्रेनलिन। इसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या है? 58.56.8% कार्बन है। कभी घबराना नहीं ऐसे क्वेश्चन से, बहुत इजी क्वेश्चन है। 6.4% हाइड्रोजन है, 28.4% ऑक्सीजन है, एंड 8.28 कोई बात नहीं, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो हमें भैया सिंपल सवाल करना है। क्या कार्बन कितना दे रखा है? 56.8%, याद है ना? पहले पता होता था, क्या लिखते थे पहले? मास परसेंट, ऐसे क्वेश्चन में। फिर क्या लिखते हैं? मोल्स निकालते हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। कार्बन का मोलर मास है 12, तो आएगा 4.7। फिर हाइड्रोजन लेंगे 6.50, हाइड्रोजन के मोल्स कैसे निकलेंगे? डिवाइडेड बाय 1, तो 6.5। फिर ऑक्सीजन कितना दे रखा है? 28.4%, कैसे मोल्स निकलेंगे? 28.4 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास कितना है? 16।
16 एकम 16 1.7। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है 8.28 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मास है 14 जी, इसका मास परसेंट दे रखा है 8.28। मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास 14 होता है। इसको सॉल्व करके आ जाएगा, लेट मी यूज द कैलकुलेटर, 0.59। सबसे छोटे वाले को अब क्या करते हैं, सिंपल फार्मूले के लिए कौन मुझे बताएगा, सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करते हैं आगे। अरे सब सो गए क्या। सबसे सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड कर देते हैं। सबसे छोटा वाला ये है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1। मैं सीधे कैलकुलेटर से डाल के लिख रहा हूं। इसका आ जाएगा 3 6 18। इसके आ जाएंगे 11। इसके आ जाएंगे 8। देयरफॉर फार्मूला बन गया C8H11O3N1। ये है हम लोगों का एड्रेनलिन का फार्मूला C8H11O3N। इसके बाद अगला सवाल, what volume of H2SO4 of aqueous H2SO4 sulfuric acid which is 98% mass, which is 98% mass and density 1.84 gram per milliliter is required to prepare 10 liter of 0.2 capital N 0.200 दे रखा। आपको पता ही है 0.200 या 0.2 बात एक ही है। कैपिटल M H2SO। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों मेरे, मैंने अभी भी सवाल आप लोगों को बताया है, ये एक दे रखी है मोलैरिटी, आप किसी को भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, M1 M2 किसी को भी मानो। M1 0.2 दे रखा है और वॉल्यूम 1 दे रखा है 10 लीटर। अब जो उसने ऊपर सामान दे रखा है ना, सामान से मैं मोलैरिटी आराम से निकाल लूंगा। ऊपर सामान जो दे रखा है कैसे, उसने ये सामान दे रखा है, ध्यान से देखो 98% और डेंसिटी, यहां से मास निकालूंगा। नाउ M2 निकालने के लिए क्या होगा फार्मूला, मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोलैरिटी, कैपिटल M का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं भाई, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, 98 गिवन मास। और आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास भी 98 ही है। वाह, गिवन मास 98, मोलर मास भी 98। ले, अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जब भी परसेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको सिखाया है ना क्या, या तो ऐसा नहीं करने का, अगर परसेंटेज वाले क्वेश्चन है तो पहले शुरू में ये कर लो, पहले शुरू में ये कर लो कि लेट, जो हमने समझाया था, लेट टोटल सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, H2SO4 उसका A है, सॉल्यूट है, वो है 98 ग्राम, H2O वाटर है, सॉल्वेंट है, वो है 2 ग्राम। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, मोलैरिटी निकाल लेंगे। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, गिवन मास अपॉन में सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास भी 98 ही होता है, 1 निकल गया।
उसके बाद वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करूंगा, एक फार्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास, किसका वॉल्यूम निकाल रहे हो, सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए सामने होगा सॉल्यूशन का मास 100, वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का निकाल रहे हो तो मास भी सॉल्यूशन का आएगा 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी गिवन, 1.84। ये ग्राम में है, ये ग्राम पर ml में से बहुत क्वेश्चन करवाए हैं बेटा, तो ये आ गया 100 अपॉन में 1.84 मिलीलीटर, पॉइंट हटा के ऊपर आ गया 2 जीरो, और इसको लीटर में करने के लिए तुम इसे डिवाइड कर दो 3 जीरो से, तो वॉल्यूम आ जाएगा 10 अपॉन में 184 लीटर। 10 अपॉन में 184 लीटर। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी, पुट इन 1, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मोल्स 1 अपॉन में वॉल्यूम 10 अपॉन में 184, 184 अपॉन में इतना आ गया मोलैरिटी। अब इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, मोलैरिटी आ गई 18.4 लीटर, मोलैरिटी आ गई 18.4 कैपिटल एम। वॉल्यूम 1 पूछ रहा है, मोलैरिटी 2 कितना है क्वेश्चन में, 0.2, और वॉल्यूम 2 कितना दे रखा है, 10 लीटर। वही फार्मूला है, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, 18.4 इंटू v1 इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 10, तो v1 कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 10 अपॉन में 18.4, ये आ जाएगा सॉल्व करके लीटर। एक बार दोबारा देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कह रहा वॉल्यूम ऑफ H2SO4 निकालना था, 98% मास दे रखा, तो मैंने वही कर दिया, टोटल सॉल्यूशन 98% मान लिया, 100% ग्राम मान लिया, उसका 98% आ गया H2SO4, तो वहां से उसकी मोलैरिटी निकाल ली, और हमें उसका पता था वॉल्यूम 2 और मोलैरिटी 2, तो m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 करके हमने कर लिया। 2 मिनट दे रहा हूँ, इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से देख लो, तब तक मैं चार्जर लगा रहा हूँ। बताइए बेटा, समझ में आ रहा है, चल आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 500 ml ऑफ 0.25 capital M Na2SO4 is added to an aqueous solution of 15 gram of BaCl2, resulting in the formation of white precipitate of insoluble BaSO4. How many moles and how many grams of BaSO4 are formed? How
many moles and how many grams of BaSO4 are formed? क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा लेवल इसका हाई है मैं कहूंगा, पर इजी है। कह रहा है 500 ml 0.25 कैपिटल M Na2SO4 चाहिए, एडिट टू 15 ग्राम BaCl2। ठीक है, चलो पहले देखते हैं क्या रिएक्शन क्या बन रही है। Na2SO4 को डालेंगे BaCl2 में, ताकि कह रहा है BaSO4 बने। ठीक है, तो चलो पहले इतना तो करते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4, और क्या बनेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यार, और क्या बनेगा? 2 Na2Cl के साथ। ये तो आप लोगों ने 10th में भी इतना करा होगा। तो सर रिएक्शन नहीं दे रखी तो कोई टेंशन नहीं है, बन जाएगी, ठंडे दिमाग से रिलैक्स करके करिएगा। अब क्या क्या कह रहा है देख लो, क्या क्या दिया हुआ है। Na2SO4 की सारी जन्म पत्री दे रखी है इसने, 0.25 m ऑफ 500 ml ये दे रखा है इसने। 15 ग्राम BaCl2 भी दे रखा है, और कह रहा है रिजल्टिंग इन द हाउ मेनी ग्राम ऑफ BaSO4 क्वेश्चन मार्क ग्राम। तो भैया एक बात बताऊं, मैं इन दोनों से तो निकाल लूंगा Na2SO4 का मास। कैसे? पहले लिखूंगा Na2SO4 ऐसे करके लिखूंगा, और उसमें मोलैरिटी का सेम एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ पर मोलैरिटी दे रखी है कितनी? 0.25। नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 ml। 500 ml का मतलब यार लीटर में करना होता है ना, तो 1/2 हो गया, तो 0.25 इंटू 1/2, 0.125 मोल्स आ गए। यहां से इसका मास कैसे निकलेगा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो 0.125 गिवन मास अपॉन में मोलर मास। Na2SO4 का क्या होता है मोलर मास? Na2SO4 2 इंटू 23 प्लस सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 64। इनको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना आ रहा है? एक सेकंड, 46 प्लस 32 प्लस 64 आ रहा है 142। 142 तो भैया यहाँ से ये इधर चला जाएगा, तो 0.125 इंटू 142 इज इक्वल्स टू गिवन मास आ जाएगा। 17.7 ग्राम मास आ गया। मास आ गया, तो Na2SO4 के मास आ गए। दोबारा लिख लो रिएक्शन, Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस 2NaCl। ये 15 ग्राम दे रखा था, और ये हमने निकाल लिया कितना? 17.75। अब दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है, क्योंकि ये पता करने के लिए तो भैया तुम्हें पता होना चाहिए दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। जब दोनों दिए होते हैं तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। जब दोनों दिए होते हैं इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे एक मोल को 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल Na2SO4 requires 1 मोल BaCl2। तो 1 मोल Na2SO4 का मास कितना है? पीछे ही कराया था तुमने, 142 ग्राम। 142 ग्राम Na2SO4 रिक्वायर कितना? BaCl2 का मास देख लो। BaCl2 का बेरियम
35 दूनी 2, 60, 208 आ जाए। तो भाई 17.75 ग्राम को कितना चाहिए? 208 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 17.7, 208 डिवाइडेड 142 इंटू 17.75, 2.6 ग्राम BaCl2 चाहिए। और BaCl2 है कितना? ओ भाई 15 ग्राम मौजूद है। ये तो ज्यादा है, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट हो ही नहीं सकता। एक सेकंड, गलत तो नहीं कर दिया हमने कहीं? 23 दूनी 46, और सल्फर हो गया 32, और 16 चौक 64, 6 4 10 2 12 का 1 4 6 10 3 142। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। एक सेकंड, एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लूं, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में याद था शायद दूसरा वाला मोलर। ठीक है। अच्छा, हमने ये मल्टीप्लाई ये गलत कर भाई, ये 208 डिवाइडेड बाय, तभी मैं कहूँ ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में और मैंने इसको कर पाया। 17.78 माय 26 ग्राम चाहिए, 26 ग्राम BaCl2 चाहिए। और CaCl2 है कितना? 15 ग्राम। अरे भाई ये तो कम पड़ गया। इसका मतलब BaCl2 रिक्वायर्ड ज्यादा है BaCl2 अवेलेबल से। Therefore BaCl2 is limiting reagent। और कितना प्रोडक्ट बनेगा वो BaCl2 डिटरमाइन करेगा। तो 1 मोल दे रहा माय फोन, 1 मोल BaCl2 gives, सौरभ ठाकुर के पास दो बे, 1 मोल BaSO4, 1 मोल दे रहा है, तो 208 ग्राम BaCl2 देगा। इसका मोलर मास निकलेगा 233 ग्राम BaSO4। तो 208 ग्राम इतना देगा, तो 15 ग्राम कितना देगा? 15 ग्राम देगा 233 डिवाइडेड बाय 208 इंटू 15। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ध्यान से देखेंगे, पहले हमने क्या करा, पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो सबको सिचोया पिरोया, फिर देखा कि भैया ये मोलैरिटी दे रखी है, इससे मास निकाल लेंगे, फिर लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। जब भी दो चीजों का मास दिया हो तो हम समझ लेंगे भैया लिमिटिंग रिएजेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आखिरी सवाल पे चलते हैं आज की शाम का। लगभग 2 घंटे हो गए हमें पढ़ते हुए। अच्छा काम भी निकाला हम लोगों ने, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और सारे क्वेश्चन एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करे। तो आखिरी क्वेश्चन ये है, व्हाट मास ऑफ सॉलिड AgCl is obtained when 25 ml of 0.068 capital M AgNO3 reacts with excess of aqueous HCl। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया। मैं तो चाह बना चाहिए।
अब कह रहे हैं व्हाट मास ऑफ सॉलिड AgCl इज ऑब्टेन्ड व्हेन इतना AgNO3 रिक्वायर्ड विद एक्सेस ऑफ, तो ये पहले रिएक्शन क्या है, AgNO3 प्लस HCl क्या बनाएगा, AgCl, ये तो हमें पता लग गया भाई। और उसके साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, AgCl बन गया और HNO3। ठीक है सर, ओके, बहुत बढ़िया। फिर वही वाली बात है, इसमें इसने सारा तामझाम दे दिया क्या, 0.068 कैपिटल M एंड 25 ml, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, ऐसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन। और यहाँ पे ये कह दिया एक्सेस, एक्सेस, तो ये भैया बन गया बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि जैसे इसने बोला ये एक्सेस है, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो नहीं सकता, इसका मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब इससे आप निकालिए मास, इससे आप निकालेंगे मास, से आप निकालेंगे मास, और मास से डायरेक्ट आप कर देंगे AgCl। ठीक है ना, ये तो बहुत इजी सवाल बन गया, क्योंकि इसमें सवाल आपका बच गया, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकाला। तो हम क्या करेंगे, AgNO3 लिखकर लिखेंगे इसकी मोलैरिटी का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, मोलैरिटी 0.068 दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम कितना दे रखा है, 25 ml है, तो डिवाइड कर दिया उसको लीटर में, तो 0.068 इंटू 25/1000, तो ये आ जाएगा 0.68 इंटू में 1/4, 1/4 0.68 का 1/4 कर दोगे, इतने आ जाएंगे मोल्स ऑफ AgN। अब इसको मास में करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, एक मोल दे रहा है, एक मोल HCl, एक मोल AgNO3 gives एक मोल AgCl। ठीक है, तो 0.0 इसको एक मोल में ही रहने देना है, और उसको आप चेंज कर दो मास, क्यों, क्योंकि आपको मास निकाल, व्हाट मास, तो सिल्वर का मास 108, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ दो, वन 143.5 ग्राम AgCl। तो एक मोल अगर इतना दे रहा है, तो इसका मतलब 0.0017 मोल्स कितना देंगे, 143.5 इंटू में 0.0017, तो आ जाएगा 0.243 ग्राम, ये आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, एक्सेस बोलते ही मैं समझ गया ये लिमिटिंग रिएजेंट था नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा सीधे AgCl। ठीक है, चलिए आज हमने बहुत अच्छा काम किया है, कल हम मिलेंगे, मैं आपको टाइमिंग्स ग्रुप पे डाल दूंगा, कल टेस्ट भी है, बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा, इन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और फोकस कीजिएगा जो हमने क्लास में क्वेश्चन कराया, असाइनमेंट के क्वेश्चन कराया, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराया, चैप्टर 1 बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। दैट्स इट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय फॉर टुडे। मैं ग्रुप की रिकॉर्डिंग